हेलो मित्रों, मैं शुभम यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब के चैनल धाकड़ स्टडी 4 में। हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। भाइयों, हम कल तक 2 क्लासें हो चुकी है, आज तीसरी क्लास होने वाली है और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ मज़ेदार वाले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही हमारा टॉपिक होगा द्विक अभाज्य संख्या या ट्विन प्राइम नंबर। भाई कल हमने देखो यूनिट प्लेस पढ़ चुका था, इसके अलावा अभाज्य संख्या पढ़ चुका था और भी कई सारे टॉपिक हम कवर कर चुके थे। आइए मित्रों, अब हम पढ़ते हैं द्विक अभाज्य संख्या या ट्विन प्राइम नंबर। ये भी बहुत ज्यादा आने लग गया है पेपर में। भाई द्विक अभाज्य संख्या क्या होती है पहले ये समझिए। देखो, द्विक अभाज्य संख्या हम उन संख्याओं को कहते हैं जब दो अभाज्य संख्याओं के बीच में सिर्फ 2 का अंतर होता है ना, तो भाइयों उसे हम कहते हैं द्विक अभाज्य संख्या। क्या आप हमारी बात समझ पाए? ठीक है, जब दो अभाज्य संख्या के बीच 2 का अंतर हो, जब दो अभाज्य संख्याओं के बीच सिर्फ 2 का अंतर होता है ना, वो कहलाती है दो संख्याएं द्विक अभाज्य संख्या, मतलब ट्विन प्राइम नंबर। आइए कुछ उदाहरण अगर मैं आपको बताना चाहूं ना, तो मेरे भाइयों एक तो 2 और 5 हो गया, सॉरी 3 और 5 हो गया, क्योंकि दोनों ही अभाज्य संख्या है और अंतर भी सिर्फ 2 का है ना। इसके अलावा 5 और 7 को देखेंगे तो ये भी अगर बात करें तो ये भी ट्विन प्राइम नंबर है, क्योंकि दोनों अभाज्य हो और अंतर 2 का हो। इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो 11 और 13 हो गया, दोनों अभाज्य हैं और अंतर 2 का है। इसी तरह से 17 और 19 हो गया, इसी तरह से 29 और 31 हो गया, इसी तरह से 41 और 43 हो गया। इसी तरह से अगर मैं बात करूं 59 और 61 हो गया। इसी तरह से अगर मैं बात करूं भाइयों तो 71 और 73 हो गया। तो भाइयों ये सब की सब आपको जो दिखाई पड़ रही है ना मेरे भाइयों, ये सब की सब ट्विन प्राइम नंबर है। ठीक है, दोनों अभाज्य हो और अंतर भी 2 का हो, दोनों अभाज्य हो और अंतर भी 2 का हो, तो वो कहलाएंगी द्विक अभाज्य संख्याएं। ठीक है ना। तो इस तरह से 3 5 हो गया, 5 7 हो गया, 11 13 हो गया, 17 19 हो गया, 29 31 हो गया। ठीक है, इस तरह से अगर हम देख रहे होंगे ना तो इस सब की सब ट्विन प्राइम नंबर है। भाइयों इस तरह से सवाल ऐसे पूछा जाता है। देखो अगर वो ऐसा पूछे कि भाई बताइए द्विक अभाज्य संख्याओं के बीच में कितने का अंतर होता है, तो आंसर क्या निकल कर आएगा? 2। वो ऐसा पूछेगा कि द्विक अभाज्य संख्याओं का, वो किसी भी तरह से बोल देगा, 4 ऑप्शन दे देगा और एक ऐसा ही दे देगा, मतलब इनमें से कोई एक ऑप्शन दे देगा और 4 अलग ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कि बताइए भाई इनमें से कौन सी द्विक अभाज्य संख्याएं हैं। अगर हमें इनका नॉलेज है तो हम टिक कर पाएंगे और अन्यथा फिर गलत हो जाएगा नहीं तो ठीक है। इस तरह से अगर आप देख रहे होंगे ना तो ये द्विक अभाज्य संख्याएं यही होती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी है। अब हम देखते हैं को प्राइम नंबर क्या है, मतलब सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, देखो जिस तरह से हमने द्विक अभाज्य संख्याएं देखी ना, बिल्कुल उसी तरह का टॉपिक है सह अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या की अगर बात करेंगे तो सबकी सब अभाज्य होंगी और डिफरेंस भी 2 का रहेगा, लेकिन सह अभाज्य संख्या की बात करेंगे ना तो यहाँ पर डिफरेंस मैटर नहीं करता है। लेकिन एक बात जरूर है कि देखो सह अभाज्य संख्या में किसको कहूंगा, याद रखना। अगर मैं इसकी परिभाषा बताऊं ना तो हम एक पेयर लेते हैं 2 संख्याओं का, और उस 2 संख्या के पेयर में से अगर कुछ भी कॉमन नहीं आया ना, कुछ भी कॉमन नहीं आया इसका मतलब एक कॉमन आया। भाइयों जहां से कुछ भी कॉमन नहीं आता है वहां से एक हमेशा कॉमन आता है। ठीक है ना, तो जिसमें से सिर्फ एक ही कॉमन निकल सकता है उस पेयर को हम क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखिए, जब किसी पेयर से युग्म से
केवल एक ही कॉमन हो, उसे हम क्या कहेंगे? कोप्राइम संख्या कहेंगे। ठीक है, यह सह अभाज्य संख्या कहेंगे। अब जैसे मैं अगर आपको उदाहरण बता दूं, यहां पर 2 और 5 हो गया। ठीक है, 2 और 5 हो गया, क्योंकि इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आया। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आया तो फिर ये क्या कहलाएंगे? सह अभाज्य। इस तरह से मैं आपसे बोल दूं 8 और 9 हो गया, ये इसमें से भी कुछ कॉमन नहीं आया। जैसे मैं 12 और 13 बोल दूं, इसमें से भी कुछ कॉमन नहीं आएगा। अगर मैं आपसे बोल दूं 27 और एक तरफ बोल दूं 13, इसमें से भी कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं मेरे भाइयों 17 दे दिया और 20 दे दिया, इस पेयर में से भी कुछ भी कॉमन नहीं आया। ठीक है मित्रों, इसी तरह से अगर मैं बोल दूं 29 और 36 हो गया, तो मेरे भाइयों इसमें से भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अगर मैं आपसे बोल दूं भाइयों 37 और 40, तो इसमें से भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो इस तरह से आप हर चीज को देख रहे होंगे। देखो, इस वाले सवाल में ये कभी मैटर नहीं करता है कि संख्या सम है, विषम है, घन है, क्यों है, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है। बस ये देखना है कि उस पेयर में से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आया तो इसका मतलब है कि वो सह अभाज्य संख्या है। तो भाइयों अगर बात करें ये, तो ये सब की सब सह अभाज्य संख्याएं हो सकती है, समझ में आया ना? लेकिन ये द्विक अभाज्य संख्या नहीं होंगी। आप समझिए एक बार फिर से, अगर द्विक अभाज्य की बात करेंगे ना, तो दोनों अभाज्य होनी चाहिए और डिफरेंस 2 का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसमें तो सिर्फ ये याद रखना है जिसमें से सिर्फ एक कॉमन आ सकता है। जिसमें से सिर्फ एक ही कॉमन आएगा ना, तो मेरे भाइयों वो क्या होंगी? सह अभाज्य संख्या होंगी। ठीक है ना? क्या आप मेरी बात समझ पाए? तो ये हो गया द्विक अभाज्य संख्या और ये हो गया सह अभाज्य संख्या। अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछे कि बताइए सह अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है, तो भाइयों सह अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा कितना होता है? सह अभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होता है। ठीक है, ये बात भी याद रखना, सह अभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होता है। और ये भी याद रखना कि सह अभाज्य संख्याओं में से हमेशा एक ही कॉमन आता है, इसके अलावा दूसरी कोई संख्या कॉमन नहीं आती है। ठीक है, इनमें से केवल एक ही कॉमन आ सकता है। तो ये दोनों बातें हैं तो एक ही तरह से, लेकिन मैंने दोनों ही अलग अलग प्रकार से लिखवा दी हैं। अगर पूछे सह अभाज्य संख्याओं का HCF, तो भाइयों सिर्फ 1 होता है। ठीक है, अगर पूछे इनमें से केवल एक कॉमन आता है, सह अभाज्य संख्याओं में से हमेशा एक कॉमन आता है। इसी तरह से इसमें भी अगर हम देखना चाहें ना, तो यहाँ भी इसमें से भी हमेशा एक ही कॉमन होता है। अगर कॉमन निकालोगे तो सिर्फ एक निकलेगा। आप ये देखिए, याद रखना, द्विक अभाज्य संख्या से संख्या का इसका HCF भी मेरे भाइयों एक ही होता है। इन संख्याओं का HCF भी एक होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनमें केवल 2 का अंतर होता है। तो ये कुछ फैक्ट है जो आपको वैसे भी याद रखना होगा। वो ऐसा भी पूछ सकता है कि भाई द्विक अभाज्य संख्या, वो इस तरह से पूछ लेगा कि बताइए 10 से लगाकर के 20 तक कितनी द्विक अभाज्य संख्या है। अगर आपसे बोल देगा, माना मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई 10 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, कितनी द्विक अभाज्य संख्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? हम इस तरह से देखेंगे, 10 से 20 के बीच द्विक अभाज्य संख्या गिनना है ना, तो एक तो ये हो गई 10 से 20 के बीच में, एक ये हो गई और एक ये हो गई और एक ये भी हो गई। तो आप क्या बोलोगे कि भाई
इसका अगर हम आंसर दे रहे होंगे तो सिर्फ 4 ही ऐसी द्विक अभाज्य संख्याएं हैं जो 10 और 20 के बीच में आती हैं, ठीक है ना। तो 10 और 20 के बीच में कितनी द्विक अभाज्य संख्याएं हैं, तो सिर्फ 4 है। तो इस तरह से वो घुमा घुमा कर प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। अब वो ऐसा पूछ लेगा भाई 20 और 30 के बीच में कितनी द्विक अभाज्य संख्याएं हैं, तो 20 और 30 के बीच में सिर्फ एक यही पेयर है, ठीक है ना। और आगे भी इसी तरह से पूछ सकता है कि भाई बताइए कि भाई 10 से 0 मतलब 1 से 10 के बीच में द्विक अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। तो वो तो हमसे तब बनेगा ना जब हमें द्विक अभाज्य संख्याएं याद होंगी, ठीक है ना। तो इन अभाज्य संख्याओं को हमें याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। अब देखेंगे हम त्रिकोणीय संख्या क्या है, मतलब ट्रायंगुलर नंबर क्या है। इसके अलावा अनुवर्ती संख्या क्या है और पूर्ववर्ती संख्या क्या है, पूर्ववर्ती संख्या क्या है। भाई त्रिकोणीय संख्या वो संख्या होंगी जो एक त्रिभुज का निर्माण कर रही होंगी, ठीक है ना। एक बार फिर से सुनिएगा, त्रिकोणीय संख्या हम उस संख्या को कहेंगे जो किसी त्रिभुज का निर्माण कर रही होंगी, ठीक है ना। तो इसकी अगर मैं 2 शब्दों में परिभाषा बताऊं तो ऐसा लिखना, जो त्रिभुज का निर्माण करे। जैसे मैं अगर आपको उदाहरण बताऊं तो जैसे 1 हो गया, 1 तो हमेशा त्रिकोणीय संख्या मानी जाती है, 1 हमेशा त्रिकोणीय संख्या। अगर मैं बात करूं तो ये 1 हुआ और ये 2 हुआ, ये भी त्रिकोणीय संख्या होंगी, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं तो 1 2 तो था, अब आगे एक और संख्या जुड़ जाएगी, ये 3 हो गया। अब आगे मैं और बात करूं तो 1 2 1 2 3 1 2 3 4, तो ये संख्याएं है ना सब की सब त्रिकोणीय संख्या है। जैसे यहाँ पर ये 1 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 3 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा भाइयों, यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो त्रिकोणीय संख्या हर कोई सी नहीं होती है। अब आपसे बोलूं कि 2 त्रिकोणीय है क्या, 2 त्रिकोणीय नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं भाइयों 5 त्रिकोणीय है क्या, तो भाइयों 5 त्रिकोणीय संख्या नहीं है, ठीक है। त्रिकोणीय संख्या हमें याद भी रखना होता है। जैसे 1 त्रिकोणीय संख्या हुआ, 3 त्रिकोणीय संख्या हुआ, 6 त्रिकोणीय संख्या हुआ और 10 त्रिकोणीय संख्या हुआ। तो इस तरह के हम अगर 5 10 तक तो अगर बात करें तो हम आराम से निकाल सकते हैं। अगर मैं पूछूंगा देखो ये त्रिभुज का निर्माण कैसे कर रही है, देखो ये त्रिभुज का निर्माण कर लिया, इसकी बात करें तो ये कैसे त्रिभुज का बनाएगा, ये इस तरह से त्रिभुज बना लिया इसने भी। अगर इसकी बात करें तो इसने भी इस तरह से क्या बना लिया, त्रिभुज। तो जो 10 है ना ये भी त्रिभुज का निर्माण कर रही है। यहाँ पर ये 6 लिखा हुआ है, ये भी त्रिभुज का निर्माण कर रही है। यहाँ पर 3 त्रिभुज का निर्माण कर रही है और यहाँ पर 1 त्रिभुज का निर्माण कर रही है। तो त्रिकोणीय संख्या क्या होंगी, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 6 हो गई, 10 हो गई। तो त्रिकोणीय संख्या निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है मेरे भाई। त्रिकोणीय संख्या निकालने का जो सूत्र होता है ना वो होता है n+1/2। देखो कुछ एग्जामों में ऐसा हुआ है कि त्रिकोणीय संख्या सीधा सीधा पूछ लेता है भाइयों बताइए 10वीं त्रिकोणीय संख्या कौन सी है। भाइयों ये 10 लिखा है, ये 10वीं त्रिकोणीय संख्या नहीं है। पहली त्रिकोणीय है 1, दूसरी त्रिकोणीय है 3, तीसरी त्रिकोणीय है 6 और चौथे नंबर की त्रिकोणीय है वो 10 है। और अगली अब 5वें नंबर की त्रिकोणीय संख्या आती ना वो आती 15। अगले नंबर की जो त्रिकोणीय संख्या आती वो आती कितनी, वो आती 21। तो इस तरह से हमसे संख्या पूछी जाती है। अगर उसने पूछा भाई बताइए 10वीं त्रिकोणीय संख्या कौन सी है, वो पूछ लेगा भाई 21वीं त्रिकोणीय संख्या कौन सी है, 50वीं त्रिकोणीय संख्या कौन सी है। तो अगर हमसे जब बहुत डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा ना तो हम इस तरह से चित्र तो बना नहीं सकते, और जब चित्र नहीं बना सकते तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो। मैं कुछ उदाहरण आपकी प्रैक्टिस करा देता हूं। जैसे भाइयों अगर मैंने बोला कि भाई 20वीं त्रिकोणीय संख्या कौन सी है, 20वीं त्रिकोणीय संख्या कौन सी है। अगर आप 20वीं त्रिकोणीय संख्या निकाल रहे होंगे तो सीधा सीधा फॉर्मूले में मान रख देना, क्या हो जाएगा n+1/2। तो आप क्या कर रहे होंगे 20 और 20 और 1 हो गया 21 और बटे में आया 2, ये कट गए कितने बार, 10 बार। तो हमारी 20वीं त्रिकोणीय संख्या क्या आ गई, 210 आ गई।
अगर मैं बात करूं भाई 25 भी त्रिकोणीय संख्या बताइए, तो 25 भी त्रिकोणीय संख्या का मान भी आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो, n+1/2। तो आपने अगर फॉर्मूले में मान रखा तो यहाँ पर आया 25, और यहाँ पर अगर रखा तो 25 और 1 हो गया 26, और 2 से अगर काट दोगे तो आ गया कितना 13, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 25 3 75 हाथ के साथ, 25 से कम 25 और 7 हो जाएगा कितना 32। इस तरह से एक सवाल हम और भी कर लेते हैं। तो 20वीं त्रिकोणीय संख्या 210 और 25वीं त्रिकोणीय संख्या 325। अगर भाइयों मैं आपसे कहूं कि बताइए 51वीं त्रिकोणीय संख्या कौन सी हो गई, 51वीं त्रिकोणीय संख्या ज्ञात करो, तो आप क्या करोगे 51 और 51 में एक जोड़ दोगे, कितना हो गया 52, और 2 से भाग दिया तो ये कितना आ गया 26। अब एक काम करिए, इसका सीधा सीधा गुणा कर दीजिए, 26 से कम 26 के 6 हाथ के 2, और 26 पंजे कितने हो जाते हैं, तो 26 पंजे 130 हो जाते हैं। 130 में अगर हमने 2 जोड़ा तो कितना हो गया 132 हो गया। ठीक है ना, ठीक है कप्तान। अगर मैं आपसे कहूं भाई बताइए 72वीं त्रिकोणीय संख्या क्या है, तो आप क्या कर रहे होंगे 72वीं त्रिकोणीय संख्या मतलब 72, और फॉर्मूला में रखोगे तो एक जोड़ना पड़ेगा, कितना हुआ 73, और 2 से भाग दे रहे होंगे तो ये कट जाएगा कितने बार 36 बार। आप इनका गुणा करके देख लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा 36 का करना है, 6 3 18 हाथ का 1, 6 7 42 और 1 43, 3 3 का 9, 30 आता 21, तो 8 9 3 12 हाथ का 1 5 और 1 6। तो हमारी 72वीं त्रिकोणीय संख्या, हमारी 72वीं त्रिकोणीय संख्या आ गई 26 28। तो मेरे भाइयों इस तरह से हम ट्रायंगुलर नंबर भी निकाल सकते हैं। तो इससे कुछ चीजें सीख चुके होंगे, त्रिकोणीय संख्या क्या होती है, तो त्रिकोणीय संख्या निकालने के ये फॉर्मूला होता है, इसको सीधा सीधा याद रखना है, n+1/2। ठीक है, अब हम देखते हैं अनुवर्ती संख्या। देखो अनुवर्ती संख्या क्या होता है, कभी कभी ये हल्की हल्की चीजें हैं ना, एग्जाम में उलझा देती है, आपसे सब कुछ बनता है, लेकिन अगर मैथ की लैंग्वेज अगर नहीं बनती ना तो भाइयों कहीं ना कहीं वो आपको धोखा दे जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, अनुवर्ती का मतलब क्या होगा और पूर्ववर्ती का मतलब क्या होगा, आप समझिए। अनुवर्ती का मतलब होता है जो हमें संख्या दी है, हमें उससे एक आगे वाली संख्या बतानी है, ठीक है ना। क्या होगा, दी हुई संख्या की अगली संख्या होती है ये, भाषा समझ में आई। दी हुई संख्या की अगली संख्या ही क्या कहलाती है, अनुवर्ती। मेरे मित्रों अगर मैं आपसे बोलूं 25 की अनुवर्ती क्या होंगी, तो 25 की अनुवर्ती होंगी 26। 50 की अनुवर्ती क्या होंगी, तो 50 की अनुवर्ती हो जाएगी 51। तो आप मेरी बात को शायद समझ पाए होंगे। मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई बताइए 50 की अनुवर्ती क्या हो जाएंगी 51, 99 की अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएंगी भाइयों 100, 300 की अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएंगी, तो मेरे भाइयों 300 की अनुवर्ती संख्या हो जाएंगी 301। बताइए 513 की अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएंगी, तो इसकी हो जाएंगी 514। तो ये फैक्ट है ना, सिर्फ शब्द का ही खेल होता है। अगर आप इस शब्द को समझ पाए तो इस तरह के सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो अनुवर्ती मतलब दी हुई संख्या की अगली संख्या क्या कहलाती है, अनुवर्ती संख्या कहलाती है। इसी तरह से पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, तो इसमें क्या होता है, दी हुई संख्या की पिछली संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। समझ गए ना, दी हुई संख्या की पिछली संख्या पूर्ववर्ती कहते हैं। सॉरी, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं भाई 30 की पूर्ववर्ती क्या होंगी, तो 30 की पूर्ववर्ती हो जाएंगी 29। 40 की पूर्ववर्ती क्या होंगी, 40 की हो जाएगी 39। 25 की क्या होंगी, 25 की हो जाएंगी 24। तो इस तरह से पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, दी हुई संख्या की पिछली संख्या पूर्ववर्ती होती है। जैसे अगर मैं बात करूं बताइए 11 की पूर्ववर्ती क्या होंगी, तो भाई 11 की पूर्ववर्ती हो जाएंगी 10।
20 की पूर्ववर्ती क्या होंगी? तो 20 की पूर्ववर्ती हो जाएंगी 19। 30 की पूर्ववर्ती क्या होंगी? तो भाई 30 की पूर्ववर्ती हो जाती है 29। अच्छा बताइए 219 की पूर्ववर्ती क्या होंगी? तो इसकी हो जाएंगी 218। तो मेरे भाइयों इस तरह से ये परिभाषा लिखिए और ये उदाहरण लिखिए, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला टॉपिक है गुणा का तत्सम और इसके अलावा जोड़ का तत्सम। अब देखो गुणा का तत्सम क्या होता है, जोड़ का तत्सम क्या होता है, पहले आप ये समझिए। अगर मैं आपसे कहूं बताइए 10 का गुणा का तत्सम क्या होगा, अगर मैं आपसे कहूं भाई बताइए 40 का गुणा का तत्सम क्या होगा, तो आप सोचोगे कि यार क्या है ये सवाल। देखो गुणा का तत्सम क्या होता है, मैं आपको ऐसा बताऊं, आप ऐसा समझिए। हमारे पास कोई संख्या है और हम उसमें इस तरह की संख्या को गुणा करें कि वो वही की वही संख्या दे दे। जैसे अगर मैं बात करूं ए, मैं ए में किस संख्या का गुणा करूं कि मेरे को आगे भी ए ही मिल जाए। तो मेरे भाइयों इसमें सिर्फ एक का ही गुणा करूंगा तब जाकर मुझे ए मिलेगा। अब मैं अगर बात करूं भाई 5 का गुणा का तत्सम क्या होगा, तो 5 में उस संख्या का गुणा करूं कि मुझे 5 ही दे दे, तो सिर्फ एक होगा। अगर मैं बात करूं 10 का गुणा का तत्सम क्या होगा, तो भाइयों इसमें मैं किस संख्या का गुणा करूं कि ये 10 ही दे दे, तो इसमें एक का गुणा करना होगा तभी तो 10 आएगा। अगर मैंने धोखे से 0 का गुणा कर दिया तो पूरा 0 बनेगा। अगर मैंने 2 का गुणा कर दिया, जो संख्या दी है उसका 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर मैंने 3 का गुणा कर दिया तो संख्या का 3 टाइम्स हो जाएगा। अगर भाइयों मैंने 4 का गुणा कर दिया तो संख्या का 4 गुना हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो हमें एक का गुणा करना पड़ेगा तभी वो संख्या खुद की खुद प्राप्त हो जाएगी। समझ पाए ना? तो याद रखना गुणा का तत्सम क्या होगा, तो गुणा का तत्सम हमेशा एक ही होता है। दुनिया की किसी भी संख्या हो, कोई सी भी संख्या हो, चाहे ए हो तो ए का गुणा का तत्सम एक, 2 हो तो 2 का गुणा का तत्सम एक, 50 का गुणा का तत्सम एक, 100 का गुणा का तत्सम एक, x का गुणा का तत्सम एक। अगर बोले z के गुणा का तत्सम क्या होगा, इसका भी मेरे भाइयों एक ही होगा। तो ठीक है ना, याद रखने। इसमें अगर मैं परिभाषा बोलूं, दी गई संख्या में जिसका गुणा करने से वही संख्या आ जाए, पूर्व संख्या आ जाए, मूल संख्या आ जाए। ठीक है ना? तो गुणा का तत्सम क्या होगा, दी गई संख्या में जिसका गुणा करने से मूल संख्या आ जाए। जैसे अगर मैं बात करूं a का गुणा का तत्सम क्या होगा, 1। अगर बात करें x का गुणा का तत्सम क्या होगा, तो वो भी एक ही होगा। 5 के गुणा का तत्सम क्या होगा भाइयों, तो वो भी एक ही होगा। 10 के गुणा का तत्सम क्या होगा, तो ये भी 10 ही एक ही होगा। तो किसी भी संख्या का, दुनिया में किसी भी संख्या के गुणा का तत्सम पूछे ना, तो उसका हमेशा एक ही आंसर आएगा। क्या? एक आएगा। क्या आएगा भाइयों? एक आएगा। तो हर सवाल का आंसर हो जाएगा हमारा एक। तो गुणा का तत्सम क्या होगा, हमेशा एक होगा। ठीक है ना, गुणा का तत्सम क्या होगा, एक होगा। आगे बढ़ते हैं, जोड़ का तत्सम क्या है। तो याद रखना जोड़ का तत्सम वही चीज, हम किसी भी संख्या में कुछ ऐसी संख्या को ऐड करें कि हमें वह पहले जैसी संख्या दे दे। तो याद रखना किसी संख्या में जिसको जोड़ने से पूर्व संख्या आ जाए, तो जो आपने जोड़ा है ना वही हमारा जोड़ का तत्सम होगा। ठीक है ना? अगर किसी संख्या में जिसको जोड़ने से पूर्व संख्या ला दे, तो क्या होगा, जो हमने जोड़ी है जो संख्या, वही हमारा क्या हो जाएगा, जोड़ का तत्सम हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं भाइयों, आप सोच कर बताइए ए का जोड़ का तत्सम क्या होगा, पहले सोचिए और बताइए।
सोचिए और बताइए, ए का क्या आएगा, एक्स का क्या आएगा, भाई जेड का जोड़ का तत्सम क्या आएगा, 5 का जोड़ का तत्सम क्या आएगा, बताइए 100 का जोड़ का तत्सम क्या आएगा। मैं इनमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दूं कि हमें पहले जैसी संख्या ला दे। ए में क्या जोड़ूं कि जोड़ने के बाद मुझे ए मिल जाए, एक्स में क्या जोड़ूं कि जोड़ने के बाद मुझे एक्स मिल जाए, जेड में क्या जोड़ूं कि जोड़ने के बाद मुझे जेड मिल जाए। तो मेरे भाइयों, इसमें अगर आपने एक जोड़ा तो ए प्लस एक हो जाएगा, अगर 5 जोड़ा तो ए प्लस 5 हो जाएगा। तो याद रखना, इसमें हमेशा हमें क्या जोड़ना होगा, जीरो। अगर मैं जीरो जोड़ रहा हूँ तो हमारी पुरानी संख्या आ गई क्या, अगर मैं इसमें जीरो जोड़ रहा हूँ तो क्या पुरानी संख्या आ गई क्या, अगर मैं इसमें जीरो जोड़ रहा हूँ तो ये भी पुरानी संख्या ला देगा, अगर मैं इसमें जीरो जोड़ूंगा तो ये भी पुरानी संख्या ला देगा। भाइयों, इसमें जीरो जोड़ूंगा ना तो ये भी पुरानी संख्या ला देगा। तो कभी भी अगर जोड़ का तत्सम पूछेगा ना, तो मेरे भाइयों जोड़ का तत्सम हमेशा जीरो होगा। इस फैक्ट को आप सीधा सीधा याद रखिए। तो जोड़ का तत्सम क्या होगा, हमेशा जीरो होगा, और गुणा का तत्सम क्या होगा, हमेशा एक होगा। किसी भी संख्या का अगर आपसे पूछे ना तो यही होगा, किसी भी संख्या का पूछे। ठीक है, अब हम अपने अगले टॉपिक को कवर करते हैं। मित्रों, अब हम देखेंगे विभाज्यता के नियम। देखो, विभाज्यता के नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये नहीं सीखा ना तो ये समझना आप संख्या पद्धति में कुछ भी नहीं सीखे। ठीक है, क्योंकि विभाज्यता का नियम है ना, बहुत जगह काम आता है। कभी कभी ऐसा होता है एलसीएम एचसीएफ में काम आता है, कभी कभी आपको काम समय में काम आएगा, कभी कभी आपको प्रॉफिट लॉस में काम आएगा। तो बड़े बड़े चैप्टरों में ये विभाज्यता का नियम बहुत ज्यादा काम आता है, बहुत ही ज्यादा काम आता है। विभाज्यता के नियम को आप अच्छे से पढ़िए, ढंग से समझिए, बहुत अच्छे से समझाने की मैं कोशिश करूंगा। विभाज्यता के नियम सबसे पहले दो का विभाज्य। अब देखो, विभाज्यता के नियम ये कहता है कि बताइए भाई, दो से कौन सी संख्या कटेगी। तो याद रखना, दो से हमेशा सम संख्या कट रही होंगी। दुनिया में जितनी भी सम संख्याएं हैं ना, वो सब की सब दो से कट रही होती है। और या फिर ऐसा समझिए कि किसी भी संख्या का लास्ट का एक अंक अगर दो से कटा ना, लास्ट का एक अंक अगर दो से कटा तो फिर वो पूरी संख्या दो से कट रही होगी। ठीक है ना। तो इसकी अगर मैं परिभाषा बताऊं ना, लास्ट का एक अंक दो से कटे, अगर लास्ट का एक अंक दो से कट गया तो ऐसा मानना कि वो पूरी संख्या दो से कट रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे भाइयों मैं आपसे कह दूं 512, आप सिर्फ आखिरी का एक अंक काट के देख लीजिए। अगर आखिरी का एक अंक अगर दो से कटा तो पूरी संख्या दो से कटी। अगर मैं बोल दूं 4036, आप तो लास्ट का एक अंक काट के देख लीजिए। अगर एक अंक दो से कटा तो फिर पूरी संख्या दो से कटी। अगर मैंने आपसे बोला आप तो लास्ट का एक अंक काट के देखना, क्या ये 8 दो से कट रही है? हाँ, अगर दो से कटी तो फिर ये दो से डिवाइड है। 6 अगर दो से कटी तो पूरी संख्या दो से डिवाइड है। अगर दो से कटी तो पूरी संख्या दो से डिवाइड है। अगर मैंने आपको लिख दिया, इतना लिख दिया, बताइए ये दो से डिवाइड है क्या? हाँ, क्योंकि जीरो हमेशा कट जाती है, जीरो दो से कटती है। जीरो को ऐसा मानिए कि जीरो 10 है, जीरो को जीरो मत देखिए, जीरो को 10 मानिए। अगर आप इसको 10 मानेंगे तो 10 तो दो से कट रही होंगी। इसी तरह से और भी उदाहरण लिख लीजिए। मैं आपसे बोल दूं 712 लिख दिया, 982 लिख दिया, मैंने बोल दिया 8894 लिख दिया, तो ये सबके सब है ना, ये दो से कट रहे होंगे। मेरे भाइयों, ये याद रखना। अगला हम देखेंगे 4 से विभाज्यता। देखो, 4 से विभाज्यता के लिए हम लास्ट के दो अंकों को 4 से काट रहे हैं। ठीक है, लास्ट के दो अंक 4 से कटे। अगर हम 2 से विभाज्यता का नियम देखेंगे तो लास्ट का एक अंक 4 से कटेगा। अगर हम 4 से विभाज्यता के नियम देखेंगे तो लास्ट के दो अंकों को 4 से काटना है। ठीक है ना, लास्ट के दो अंकों को 4 से काटना है। अगर मैं आपसे बोल दूं भाई बताइए, मैंने बोल दिया 1004, आप तो लास्ट के दो अंकों को 4 से काट के देख लेंगे। अगर मैंने बोल दिया 936,
आप लास्ट के 2 अंकों को 4 से काट के देखना, ठीक है। अगर मैंने आपसे बोल दिया 6960 आप क्या करोगे भाई, लास्ट के 2 अंकों को 4 से काट के देखना। क्या 4 4 से कटता है? हाँ कटता है, तो फिर पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। आप इसमें 36 को काट के देखिए, अगर 36 कटा तो फिर पूरा 4 से कटेगा। आप इसको 12 को 4 से काट के देखिए, अगर 12 4 से कटा तो फिर पूरी संख्या 4 से कट रही है। आइए मित्रों कुछ और उदाहरण मैं आपको अगर बताना चाहूँ, 9 8 9 6 ये भी 4 से विभाज्य होंगे। अगर मैं बोल दूं 1 9 2 4 ये भी 4 से कट रही होंगी। अगर मैं बात करूं 9 6 1 4 8 ये भी 4 से कट रही हैं। तो 4 से कटने के लिए लास्ट के सिर्फ 2 अंकों को देखिए, अगर 2 अंक 4 से कटा तो फिर पूरी संख्या 4 से कट रही है। अब हम देखेंगे 8 से विभाज्यता। कोई संख्या 8 से कब विभाज्य होगी? तो भाइयों ये सीधा सीधा सीधे जाती है, पता है। इसे हम लास्ट के 2 अंक का, लास्ट का 1 अंक काटते हैं, 4 के लिए लास्ट के 2 अंक काटते हैं, और 8 के लिए लास्ट के 3 अंक काटते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट के 3 अंक 8 से कटें। तो 8 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, लास्ट के 3 अंकों को हमें 8 से काटना है। जैसे मैं आपसे कोई उदाहरण अगर बताऊं, मैंने लिख दिया 6 9 5 ये हो गया। आप लास्ट के 3 अंकों को 8 से काट के देखिए, अगर लास्ट के 3 अंक अगर 8 से कट गए तो फिर पूरी संख्या 8 से कट रही है। जैसे एक और उदाहरण बताऊं, 4 8 9 6 4 8 इसमें भी आप लास्ट के 3 डिजिट को 8 से काट के देखिए, अगर 3 डिजिट 8 से कटा तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। एक और उदाहरण अगर बताऊं, 9 0 2 4 8 क्या ये 8 से कटेगी? हाँ ये भी 8 से कट रही होंगी, क्योंकि लास्ट के 3 अंक 8 से कट रहे होंगे। तो भाइयों ये 2 की घात वाले हैं, ठीक है। अगर 2 का घात 1 हुआ तो लास्ट का 1 अंक, अगर 2 की घात 4 सॉरी इसको हम क्या लिखते हैं भाइयों, 2 की घात 2। अगर 2 की घात 2 को देख रहे हो तो लास्ट के 2 अंक देखेंगे। ये क्या होगा, 2 की घात 3 होगा। अगर 2 की घात 3 देख रहे हैं तो लास्ट के 3 अंकों को हमें काटना पड़ेगा, किससे, 2 से काटना पड़ेगा। इस तरह से अगर मैं एक और नियम बता दूं, वैसे ये जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप अपने नॉलेज के लिए थोड़ा समझ लीजिए, है ना। 16 की विभाज्यता, अगर 16 का विभाज्यता बात करूंगा ना तो मेरे भाई ये 16 को मैं क्या लिखूंगा, 2 की घात 4 लिखूंगा। तो इसका नियम तो आप खुद से बना सकते हो। आप बोलोगे सर लास्ट के 4 अंकों को 16 से काट के देख लीजिए, अगर लास्ट के 4 अंक 16 से कट रहे होंगे ना तो फिर वो संख्याएं 16 से कट रही होंगी। तो इसका नियम क्या निकल कर आएगा, लास्ट के 4 अंक 16 से कटे, ठीक है। तो इसमें मैं अगर आपको उदाहरण बता दूं, मैंने लिख दिया 290256 क्या ये 16 से कट रही है? तो आप क्या करोगे, लास्ट के 4 अंकों को 16 से काट के देखेंगे। तो भाई इसको अगर आप 16 से काटोगे ना तो पूरा पूरा कट रही है। अगर मैं एक और उदाहरण आपको देना चाहूँ तो 964064 इसमें भी अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई बताइए कि ये 16 से कट रही है, तो हाँ इसको ऐसा बना लीजिए, 64 बना लीजिए। क्या ये 16 से कट रही है? तो भाइयों ये भी 16 से कटेगी। क्यों? क्योंकि हमें लास्ट की 4 संख्याओं को काट के देखना है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे ना तो 2 की जो पावर वाले का हम काट के देखेंगे तो 2 की पावर कुछ इसी तरह से चल रहे होंगे। जब 2 की पावर 1 को काट के देखोगे तो लास्ट का 1 अंक काटना, अगर 2 की 4 को देखोगे तो लास्ट के 2 अंक को देखना होगा, और अगर 8 से विभाज्यता का नियम देख रहे हैं तो लास्ट के 3 अंकों को हमें 8 से काट के देखना। 16 की विभाज्यता का नियम देख रहे हैं तो लास्ट के 4 डिजिट को हम 16 से काट के देख रहे होंगे। इस तरह से हम नियम को अपने थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। भाइयों इसको थोड़ा अच्छे से सीखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगर आप पहली बार संख्या पद्धति पढ़ रहे होंगे ना
तो भाइयों ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली क्लास। इसमें पूरा का पूरा एकदम ये समझिए कि संख्या पद्धति में एक फैक्ट भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। पूरा का पूरा ऐसा मतलब कि जैसा बंजर कर दूंगा इस टॉपिक को। आप अच्छे से पढ़िए, समझ के पढ़िए, ठीक है, और इसके नोट्स बनाते रहिए। अब देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। देखो 5 से कौन सी संख्या कटती है। 5 से काटने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी जैसे हम 2 का मल्टीपल देख रहे हैं, जैसे 2 की विभाज्यता के लिए लास्ट का 1 अंक, 4 से विभाज्यता के लिए लास्ट के 2 अंक, 8 से विभाज्यता के लिए लास्ट के 3 अंक, 16 से विभाज्यता के लिए लास्ट के 4 अंक। इसी तरह से 5 का नियम भी इसी तरह से चलता है। 5 से विभाज्यता के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा भाइयों, लास्ट का 1 अंक 5 से कटे। अगर लास्ट का 1 अंक 5 से कट गया तो ऐसा मानिए कि फिर वो पूरी संख्या 5 से कटे। और या फिर दूसरी ट्रिक ये है कि लास्ट में या तो 5 हो या फिर 0 हो। अगर लास्ट में आपको कभी भी 5 दिखा ना या फिर 0 दिखा तो वो संख्या हमेशा 5 से कट रही होती है, ठीक है ना। अगर लास्ट में 5 दिखा या 0 दिखी तो वो संख्या हमेशा 5 से कट रही होती है। तो इसके अगर मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊं भाइयों, क्या है ये 15 है, ये 15 5 से कटेगी। अगर मैंने बोला 35 5 से कटेगी, बोला 105 ये भी 5 से कटेगी, क्योंकि हमें तो सिर्फ लास्ट के अंकों को काट के देखना है। अगर मैंने लिख दिया 6250, क्या ये 5 से कटेगी? तो भाई ये पक्का 5 से कटेगी क्योंकि लास्ट में 0 है। अगर मैं आपसे बोलूं 7925 तो ये भी पक्का 5 से कटेगी क्योंकि हमें तो लास्ट का 1 अंक 5 से काटना है। तो 5 से विभाज्यता का नियम भी बड़ा आसान है। आप क्या करिए, लास्ट के 1 अंक को 5 से काट के देखेंगे। अगर लास्ट का 1 अंक 5 से कटा तो फिर पूरी संख्या 5 से कट गई। अगर इसको पूरे को थोड़ी ना देखेंगे, हम तो लास्ट का 1 अंक 5 से काट के देख लेते हैं। इसमें लास्ट का 1 अंक 5 से काट के देख लें। भाइयों यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि इसमें 0 को कैसे काटेंगे। मैंने आपसे बोला 0 को 0 मत मानिए, 0 को ऐसा मानिए कि ये 10 है। अगर आप इस 0 को 10 मान रहे होंगे ना तो 5 से तो फिर ये कटेगा ही कटेगा। तो ये हो जाता है 5 से विभाज्यता का नियम। इसके बाद 25 से विभाज्यता का नियम। कोई संख्या 25 से कब कट रही होंगी। अब देखो इसमें हमें लास्ट के 2 डिजिट को 25 से काट के देखना है, ठीक है ना। लास्ट के 2 अंक 25 से कटें। इसका ऐसा नियम मानिए कि या तो लास्ट में क्या हो 25 हो या फिर लास्ट में क्या हो 00 दिखाई दे। अगर लास्ट में आपको 25 दिखा या लास्ट में आपको 00 दिखाई दिया तो फिर पक्का वो 25 से ही कट रही होती है। समझ में आया ना। 25 से कटने के क्या नियम है कि हम लास्ट के 2 अंकों को 25 से काट के देखेंगे, और लास्ट के 2 अंकों को 25 से काट के देखेंगे, या फिर एक नई परिभाषा आप ऐसा लिखिए कि लास्ट में या तो सीधा सीधा 25 होगा या फिर लास्ट में क्या होगा 00 होंगी। जैसे मैं आपको अगर उदाहरण बताऊं ना तो मेरे मित्रों, मैं आपसे बोल दूं कि भाई बताइए, मैंने ये लिख दिया, क्या ये 25 से कटेगी? अब कोर्स ये आराम से 25 से कट रही होंगी क्योंकि लास्ट में 25 है। अगर मैं बोल दूं 900, क्या बताइए ये 25 से कटेगी? तो मेरे भाइयों ये कभी भी 25 से नहीं कटेंगी क्योंकि लास्ट के 2 अंक हमारे 25 से कटेंगे ही नहीं। अगर मैं आपसे बोल दूं 1525, क्या ये 25 से कटेगी? तो ये पक्का 25 से कट जाएगी। अगर मैं आपसे बोलूं 2950, क्या ये 25 से कटेगी? तो भाइयों इसमें भी लास्ट के 2 अंकों को काट के देखिए। अगर लास्ट के 2 अंक 25 से कट गए तो सीधा सीधा ये 25 से कट रही होती है। अगर मैं आपसे बोलूं 75975, क्या ये 25 से कटेंगे? तो भाइयों इसमें भी लास्ट के 2 अंकों को 25 से काट के देखें। अगर लास्ट के 2 अंक 25 से कटे तो फिर पूरी संख्या 25 से कटे। हो सकता है आप 25 की विभाज्यता के नियम भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं आपको बताऊं, 5 से विभाज्यता का नियम, लास्ट का 1 अंक 5 से काट के देखिए। 25 की विभाज्यता का नियम, लास्ट के 2 अंकों को 25 से काट के देखिए, ठीक है। एक नियम और पढ़ लेते हैं और आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। 125 की विभाज्यता।
देखो 125 से अगर विभाज्यता का नियम हमसे पूछ रहा होगा ना, तो मेरे भाइयों लास्ट के 3 अंकों को 125 से काट के देखना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट के 3 अंक 125 से काटे। तो सीधी सी बात यह है, यहां पर भी वही नियम फॉलो हुआ है, जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। यहां पर 5 की घात 1 थी तो लास्ट का 1 अंक देखा, 5 की घात 2 है, क्योंकि 25 को हम क्या लिखेंगे भाइयों, 5 की घात 2 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 5 की घात 3 लिखेंगे। अगर 5 की घात 2 मतलब लास्ट के 2 अंक को 25 से काटना है, यहां पर क्या हुआ, 125 मतलब 5 की घात 3। अगर ये 5 की घात 3 हुआ तो हम लास्ट के 3 डिजिट को 25 से काट रहे होते, सॉरी 125 से काट रहे होते। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरे भाइयों मैंने आपसे बोल दिया 16625, तो इसमें भी लास्ट के 3 डिजिट को हमें 25 से काट के देखना है। जैसे मैं और उदाहरण बताऊं 76125, ये भी 125 से कटेंगे, क्योंकि हम लास्ट के 3 डिजिट को 125 से काट लेते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे बोलूं 92000, अब यहां पर 000 है, 000 है मतलब ऐसा समझिए कि 1000 है, तो 1000 तो 125 से पक्का कट जाती है। तो भाइयों ये सब के सब नियम आपको अच्छे से समझ में आए। देखो कुछ और भी नियम रह गए हैं, 3 से विभाजिता, 6 से विभाजिता, 8 से विभाजित, सॉरी 9 से विभाजिता, 11 से विभाजिता, और कुछ बड़े बड़े सवालों को हम कल पढ़ेंगे। आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।